वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं निवेदिता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बायो का पहला चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें जो सारी चीज़ें दी गई हैं ना वो कहीं ना कहीं हम उससे फेमिलियर एक बार हो चुके हैं। तो बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे सारी चीज़ें। और अगर सारी चीज़ें आपने एक बार यहाँ पे ध्यान से सुन ली ना तो मुझे नहीं लगता आपको वापस से इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। बहुत ही छोटा सा है, हार्डली एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत आराम से करेंगे। चलिए शुरू करें। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है हम सबको पता है, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा, उसकी टाइप पढ़ने वाले। इसमें देखो मेनली जो पढ़ना है ना हमें तीन ही चीज़ है, ठीक है, जो अभी दिया गया है उसमें है। सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइफ स्पैन, एक इसका टॉपिक है लाइफ स्पैन, और दूसरा है बस यही रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से टाइप का होता है। सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझ गए ये चीज़। सबसे पहले शुरू करें लाइफ प्रोसेस, लाइफ स्पैन से। ठीक है, देखो जब किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, ठीक है, मान लिया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका क्या हुआ, बर्थ हुआ, ठीक है, मतलब इसका जन्म हुआ। ये जन्म होने के बाद बड़ा हुआ, बड़ा होके अपनी ज़िंदगी जी इसने। उसके बाद क्या हुआ, इसका नेचुरली बूढ़ा हुआ, फिर क्या हुआ, इसका डेथ हो गया। ठीक है ना, तो इस पीरियड, इसके बर्थ से लेके इसके डेथ तक का, इसके बीच में जो ये पूरा पीरियड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पैन। ठीक है, समझ गए ये चीज। हमेशा हम नेचुरल डेथ कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे हमें तो पता है ना कि हम ह्यूमंस का लाइफ स्पैन कितना कंसिडर करते हैं, 100 ईयर। तो क्या सारे ह्यूमंस 100 ईयर जीते हैं, नहीं जीते ना, कितने 60, 65, 70 इस तरह से जीते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म, किसी स्पीशीज़ की बात करते हैं, उस स्पीसीज का कोई एक मेंबर है ना, वो अगर कोई एक मेंबर कितने साल ज़्यादा टाइम तक जी गया ना, हम उसी को उसका लाइफ स्पैन कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दी गई है कोई चीज़ें, जैसे कि पैरेट दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पैरेट दिया हुआ है। पैरेट का लाइफ स्पैन दिया इन्होंने कितना, 140 ईयर्स। सारे पैरेट्स 140 ईयर जीते क्या, नहीं जीते ना। तो ये कोई भी एक होगा कहीं पे, तोता एक वो जी गया होगा 140 साल, तो उनको उन्होंने कंसिडर कर लिया है कि वो 140 साल पैरेट का लाइफ स्पैन है। ये चीज़ हम समझ गए। अब देखिए एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ स्पैन के बारे में, उसके पहले हम क्या इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, लाइफ स्पैन का डेफिनेशन। ठीक है, लाइफ स्पैन का डेफिनेशन हमारा, इसको पहले ऊपर पहुँचा दीजिए यहाँ। ठीक है, लाइफ स्पैन का डेफिनेशन हमारा क्या है, थोड़ा छोटा कर लो इसका। ठीक है, देखो लाइफ स्पैन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द पीरियड, पीरियड तो बताया ही ना, पीरियड बिटवीन बर्थ, सबसे पहले बर्थ होगा, टू बर्थ टू नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ ऑफ एन
ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका लाइफ स्पैन। ठीक है, ये चीज़ समझ चुके हैं हम। अब देखिए इसकी कुछ फीचर्स है जो हमें पढ़ना। सबसे पहली बात जो है लाइफ स्पैन के बारे में हमें पढ़नी, वो क्या है कि इट इज नॉट कोरिलेटेड with what? It is not correlated with size of an organism। देखो लाइफ स्पैन का साइज से कोई लेना देना नहीं है। हम बात करते हैं, अगर एक बात करें हम तोते की, एक बात करें, एक क्रो लिया है हमने, ठीक है, हमारे पास एक तोता है, हमारे पास एक क्रो है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज तो बिल्कुल सेम ही होती है ना। तो लेकिन देखो लाइफ स्पैन पैरेट का कितना दिया है हमारे पास 140 ईयर्स, और वहीं क्रो का कितना है हमारे पास, आई थिंक 15 ईयर्स जस्ट। देखा सिमिलर साइज बट लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है ना। ठीक है, ये चीज समझ गया कि इट इज नॉट कोरिलेटेड विद साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ गए ये चीज। एक और चीज है हमारे पास लाइफ स्पैन में, इतनी चीज़ें। अब हम कुछ जो हमारे पास एनसीईआरटी अगर हम खोलेंगे उसमें देखेंगे कि हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके लाइफ स्पैन को हमें लर्न करना है। कुछ लाइफ स्पैन उसमें गिवन है, कुछ लाइफ स्पैन मैं आपको बताऊंगी, वो आप नोट करेंगे और उसको लर्न करेंगे एज इट इज़। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग में दे देंगे। ठीक है, मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ गिवन है बुक में, मैं वो नहीं लिखूंगी, वो चीज़ आप खुद से मतलब देख लेंगे एक बार, मैं डिस्कशन कर देती हूँ। ठीक है, जो चीज़ नहीं गिवन है मैं वो लिख रही हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास एलिफेंट। एलिफेंट का क्या होता है, एलिफेंट का दिया हुआ है हमारे पास 60 to 90 ईयर्स। दूसरा हमारे पास क्या है, रोज प्लांट या फिर रोज। ठीक है, रोज प्लांट है हमारे पास, रोज प्लांट की क्या एज होती है 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, हमारे पास डॉग दिया गया है, डॉग का दिया है लाइफ स्पैन 25 to 30 ईयर्स। सोचो इतना लंबा कोई कुत्ता जीता है क्या, कोई डॉग इतना लंबा जीता है, नहीं जीता ना, कितना मुश्किल से कोई 10 कोई 15 इस तरह का जीता है। बट कोई डॉग होगा जो जी लिया होगा 25-30 साल, है ना, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसका लाइफ स्पैन कंसिडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, बनाना ट्री। बनाना ट्री का कितना दिया है लाइफ स्पैन 25 ईयर्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, क्रो है। ठीक है, क्रो की लाइफ स्पैन क्या है 15 ईयर्स, ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, हमारे पास गिवन है काऊ। काऊ की भी उतनी है 20 to 25 ईयर्स। ठीक है, इसको लर्न करना है एज इट इज। उसके बाद हमारे पास क्या है, हॉर्स है। हॉर्स की कितनी होती है 60 ईयर्स। ज़रूरी है नहीं है कि सब इतना ही जिए, मैं ये आपको बार बार समझा रही हूँ। ठीक है ना, फ्रूट फ्लाई। और एक और चीज़ जो है लाइफ स्पैन, ये जो हमें पता ही है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग ही होती है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई का क्या होता है, देखो फ्रूट फ्लाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरे 12th क्लास में। ठीक है ना, इसका एक और नाम क्या होता है, क्या होता है, मिलानो जीना, थोड़ा सा छोड़ो, जब आएगा तभी पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रूट फ्लाई हो गया। इसका क्या है, इसका होता है 2 to 3 वीक्स कर सकते हैं। ठीक है, 2 to 3 वीक्स, इसलिए हम इसको कंसिडर ही करते हैं क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस भी करता है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास है राइस प्लांट। राइस प्लांट का क्या है, 3 to 4 मंथ। उसके बाद हमारे पास है बनियान ट्री। बैनियन ट्री, देखो अगर हम साइज की बात कर रहे थे, हमारे पास बैनियन ट्री है, हमारे पास पीपल ट्री है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है। लेकिन बैनियन ट्री कितना देता है, 200 to 300 ईयर होती है इसकी लाइफ स्पैन। वहीं पीपल ट्री का कितना होता है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 2000 साल इस तरह से होता है। ठीक है, बाकी का हमारे बुक में गिवन है। बटरफ्लाई का गिवन है 1 to 2 वीक। क्रो गिवन है हमारे पास 15 साल। ठीक है, पैरेट का 140 ईयर गिवन है। टोटोइस का हमारे पास 100 से 150 साल गिवन है। और हमारे पास है क्रोकोडाइल, ठीक है, 60 ईयर्स गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। चलिए, लाइफ स्पैन हमारा कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसको अब करते हैं। अब देखिए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, मैं आपको यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आराम से सुनना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है एनसीईआरटी में। क्या लाइन दी गई है, दैट, इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं, दैट is certainty। That is certainty। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो निश्चित है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इसको ओवरपावर कर सके। ठीक है, सबको एक दिन मरना है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, कोई भी कितना भी महान इंसान हो, सबको, इंसान ऑर्गेन मतलब कोई भी जानवर, सबको एक ना एक दिन क्या है, मरना ही है ना। इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हो गई। इसका मतलब क्या है कि नो वन इज इमॉर्टल। कोई भी इस संसार में इमॉर्टल यानी कि अमर नहीं है। लेकिन हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास एक एक्सेप्शन दिया गया है। क्या है इसका एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एज एन बैक्टीरिया, अमीबा, कैसे ये भी देखते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम लेते हैं अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए अमीबा का एग्जाम्पल, एक अमीबा ड्रॉ कर लेती हूँ अच्छा सा। ठीक है, देखो ये अमीबा हो गया हमारे पास, है ना। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब देखो क्या होगा जब इसको, ये हो क्या है इसका, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, है ना। ये क्या है हमारा अमीबा। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। अमीबा क्या करता है, ग्रो करता है धीरे धीरे। ये भी इसका भी कभी, अभी एक अमीबा है, धीरे धीरे ग्रो करेगा, बड़ा होगा, इसकी रिप्रोडक्शन की बारी आएगी, है ना। तो रिप्रोडक्शन की बारी आएगी तो अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा आगे जाके, बाइनरी फिजन शो करेगा। बाइनरी फिजन मतलब, बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब डिवीजन। बाइनरी फिजन शो करेगा। ये क्या करेगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा अमीबा। यहाँ पे मैं ऐसा, अभी हमें आगे डिटेल में बाइनरी फिजन करना है, यहाँ पर मैं बस आपको बता रही हूँ। ठीक है,
दो टुकड़ों में देखा, हमने देखा ना कि दो टुकड़ों में ये अमीबा बट गया, और ये दोनों नए नए अलग अलग अमीबा हो गए ना। ये इसका साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स। डॉटर अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल, ये एक सेल है, डिवीजन करके दो सेल बना दिया, इसको कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, देखा हमने। तो क्या देखा हमने कि जो यही अमीबा है ये अलग अलग डिवाइड हो गया है ना, मतलब एग्जिस्टेंस तो है ही ना, है ना, कि ये मर गया नहीं मरा ना, यही डिवाइड हो गया, अब ये नायाब हो गया लेकिन सेम है ना। तो इसका मतलब कभी मरते ही नहीं है, इनको भी जब आगे जाके आएगा तो ये भी आपस फिर ये क्या करेंगे, आगे डिवाइड कर लेंगे, यानी कि नो दैट, है ना। तो क्या एक्सेप्शन में क्या है हमारे पास? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये चीज समझ गए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है, इसको यहां पे लिखते हैं। दिया गया है इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स क्या है? ग्रोथ बुक में दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में बात दी गई है कि ग्रोथ मतलब कि उनका एंड रिप्रोडक्शन आर सिमिलर, और सेम ही है ना, ग्रो भी कर रहा है ऐसे, रिप्रोडक्शन भी, इसका सेल डिवाइड हो रहा है उसी को ग्रोथ करते हैं, और इसमें ये सिंगल सेल में सेम ही है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, लिविंग वर्ल्ड में 11th में ही। ठीक है, सिमिलर इन सिंगल सेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये चीज समझ गए, समझ आ गया सब कुछ। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम कहाँ? रिप्रोडक्शन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करता है, ओह है ना, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? इसमें क्या होता है, इसमें हम हमारे ही जैसे, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी तरह का और प्रोड्यूस करता है, यही बेसिकली रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, और क्या और बताती हूँ, पहले ये लिख लेते हैं इसका। बायोलॉजिकल प्रोसेस, reproduction is a biological process in which living organisms produce young one या offspring। ठीक है, produce young ones, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग कहते हैं। सिमिलर टू देमसेल्फ, ठीक है, उनसे सिमिलर ही होते हैं ना। क्या हाथी का बच्चा क्या हाथी जैसा होता है कि नहीं, है ना। अब कुत्ते के बच्चे का मतलब, जैसे कुत्ते का एक बच्चा है वो किसी और जानवर की तरह दिखता है ना, नहीं दिखता ना, कुत्ते की तरह दिखता है। सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गया।
अब देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। वो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इज अ reproduction it is a characteristic of living organism, होता है कि नहीं? है ना, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। कैसे, हमने पढ़ा है ना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कौन कर सकता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कर सकते हैं, है ना। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है ना। इसके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, सब लिखते जाएंगे, आप लोग सुनते जाएंगे, याद होते जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन देखिए क्या है इसका, म्यूल पढ़ा था हमने, ठीक है, ये क्या होता है, इनफर्टाइल, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था, स्टेराइल वर्कर बीज, है ना, ये भी बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते। फिर क्या पढ़ा है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, जो सक्षम नहीं है, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। चलिए इतना पढ़ लिया हमने ये चीज समझ आ गई। अब रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है ना, क्या जरूरत है, ठीक है, ये करते हैं दूसरे कलर के पेन से लिखती हूँ, ये वाला, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ओहो, यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, इसके फीचर्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन के फीचर्स देखेंगे हम, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है रिप्रोडक्शन के, चलिए शुरू करते हैं। पहला, क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए। कोई भी स्पीशीज अगर है हमारे यूनिवर्स, हमारे धरती पे जो भी स्पीशीज है उनको क्या है, उनकी कंटिन्यूटी के लिए। सोचो अगर सबसे पहला जो इंसान होगा, अगर उसने रिप्रोडक्शन ना की होती, हम लोग होते क्या, नहीं होते ना, खत्म हो चुके होते, पहले ही खत्म हो चुका होता कब का ही, है ना। इसलिए क्या ज़रूरत है, ज़रूरी क्यों है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद, ठीक है, जनरेशन आफ्टर, कैसे लिखूंगा इसको, एक मिनट रुको, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यहाँ से कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास, क्यों जरूरी है ये, टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ, है ना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा अर्थ पे, हो जाएगा ना, कोई बचेगा ही नहीं फिर एक टाइम के बाद, है ना। चलिए तीसरा क्या पॉइंट है हमारे पास, अगर रिप्रोडक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, है ना। सोचो जो पहला हाथी जैसा दिखता था, आज का हाथी वैसा दिखता है क्या, नहीं दिखता, अलग है, वेरिएशन की वजह से, ठीक है। क्रिएट वेरिएशंस अमंग population
पॉपुलेशन। समझ गई ये चीज? समझ आ गई? चलिए ठीक है। इवोल्यूशन है ना, इससे इवोल्यूशन थी। समझ गए चीज? अब देखिए, अब इसको थोड़ा छोटा कर ले, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ रखते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया लगता है। ठीक है। ज़्यादा छोटा हो गया ये तो। ज़्यादा छोटा हो रहा है, इसको ऊपर कर देती हूँ पूरा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन का मीनिंग हमने समझ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, हमारे पास सबसे पहला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझते जाएंगे, डिफरेंस देखते जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच। ठीक है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है, क्या होती है, एक तरह से की पॉइंट कह सकते हैं, क्या होती है, फ्यूजन ऑफ, अच्छा पहले पेरेंट वाला लिखती हूँ। ठीक है, देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ एक पेरेंट। ठीक है, तो इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, सिंगल पेरेंट से भी हो सकता है, दो पेरेंट भी लगते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व सिंगल एज वेल एज बोथ पेरेंट्स। समझ गए ये चीज? पहला पॉइंट क्लियर, सिंगल पेरेंट, बोथ पेरेंट, या फिर सिंगल पेरेंट। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। सॉरी, समझिए, हमारे पास बोथ पेरेंट्स का तो हम समझ रहे हैं, जैसे ह्यूमंस में मम्मी पापा दोनों लगते हैं। किसी और जानवर की अगर हम बात करते हैं एनिमेलिया में, मतलब नॉर्मल जो हायर एनिमल्स होते हैं सब में। ठीक है, सिंगल पेरेंट की बात करते हैं। सिंगल पेरेंट कैसा होता है, जैसे कि हमारे पास है, हमने सुना है हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, सुना है ना, क्या होता है देखो। सिंगल पेरेंट की बात करें, मैं आपको समझाती हूँ सिंगल पेरेंट क्या होता है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स क्या होते हैं, जो दोनों गैमेट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे कि अर्थवॉर्म। लेकिन अर्थवॉर्म में क्या होता है, उसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है ना। तो अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल हम सिंगल पेरेंट में नहीं लेंगे। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास है, हमारे गट में होता है, क्या होता है गट में, टेपवॉर्म होता है। वो भी दोनों गैमीट प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन उसके पास सेक्सुअल मतलब गैमीट प्रोड्यूस करता है, पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने का कोई जरिया नहीं होता, एक ही होता है पेट में। क्या वो दोनों गैमीट प्रोड्यूस किया उसने, तो कहाँ से लाएगा दूसरा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसके साथ करेगा, एक ही है ना, है कि नहीं। तो टेपवॉर्म क्या करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। अर्थवॉर्म क्या करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और टेपवॉर्म क्या करता है,
सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ गई ये चीज़। चलिए सिंगल पेरेंट वाला क्लियर। चलिए अब देखिए दूसरा। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें गैमीट का प्रोडक्शन हो भी सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे कि हम बात करते हैं, हमने पढ़ा है पार्थिनोजेनेसिस, पढ़ा है ना। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक गैमीट, एक ही फीमेल गैमीट होती है, उसी से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसमें हनी बी में पढ़ा है ना कि उसके जब सारे जो फर्टिलाइज एग है वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद वो अनफर्टिलाइज एग से ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। उससे क्या बनते हैं, ड्रोन्स बनते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आगे अगर मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, बोथ पेरेंट इन्वॉल्व और सिंगल पेरेंट में भी। ठीक है, लेकिन देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं हम लोग, क्या है वो, फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, होगा ना। और इसमें नो फ्यूजन, अगर फ्यूजन हो गया तब तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो जाएगा ना, इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है हमारा, अब देखो जैसे ये तो किसी भी जरिया से प्रोड्यूस कर रहा है अपना बच्चा, ये गैमीट का फ्यूजन करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर अमीबा की ही बात ले ले, अभी हमने पढ़ा क्या हुआ उसमें कि अमीबा क्या किया कि अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो 2 डॉटर अमीबा सेल प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, क्या पहली वाली अमीबा बहुत सुंदर थी, दूसरी वाली अलग थी क्या, नहीं थी ना, बिल्कुल सेम थी ना, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इनमें क्या कोई वेरिएशन आया क्या, नथिंग, है ना। तो इसमें क्या, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, पहला पॉइंट करके लिखती हूँ, ये देखिए यहाँ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ तीसरा पॉइंट। ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो कैसे होंगे, ऑफस्प्रिंग्स आर बाहर से भी सेम अंदर से भी सेम, कोई किसी तरह की भी कोई भी वेरिएशन नहीं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग आर मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है वो। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, और जो, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। और इस तरह के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो ऑफस्प्रिंग, जो यंग वन, जो बच्चे अपने पेरेंट के और सिमिलर टू पेरेंट। ठीक है, अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर बनावट में बिल्कुल सेम, अंदर से जेनेटिक्स में बिल्कुल सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोन। ये डेफिनेशन भी याद रखनी है हमें कि क्लोन क्या होते हैं, ब्लू से लिखते दिखेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्लोन्स। ठीक है, ये को ध्यान में रखना है। एक मिनट, CLONES। ठीक है, उसको ध्यान में रखना। चलिए ये हो गया। अब इसके ऑप्शन कैसे होंगे, ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट, है ना, नॉन आइडेंटिकल।
क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, है ना, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होता, है ना, थोड़ा अलग। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं क्या अपने मम्मी की तरह सेम दिखती हूँ? नहीं ना, थोड़ा तो अलग दिखती हूँ ना, सिमिलर हूँ। मेरी भी दो आंखें हैं, ऐसे हाथ हैं, पैर है, जो भी सिमिलर हूँ, लेकिन सेम नहीं, अलग हूँ, ठीक है। और नॉन आइडेंटिकल, और इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? सिमिलर, है ना, सिमिलर, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। चलिए, अब क्या है, कुछ और भी है क्या? अब देखिए, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो था, जिसकी वजह से हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी इस यूनिवर्स में बिना मतलब के नहीं है बेटा, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ भी हो रहा है हमारे पास, कुछ भी, उसकी कोई ना कोई वजह है, ठीक है। देख, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बढ़िया चल रहा था, क्यों ज़रूरत पड़ गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना, क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कोई भी किसी तरह का भी वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नो जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, समझ गए ये चीज? नो जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। और एक और चीज़ क्या होती है, कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपैरेटिवली अगर हम कंपैरिजन करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा फास्ट होता है, कंपैरेटिवली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है, ठीक है। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है, ठीक है। नो जेनेटिक वेरिएशन, और इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन एंड क्या लिखना भाई, इन्वॉल्व्स जेनेटिक वेरिएशन। समझ गए ये चीज़, किसमें वेरिएशन होता है, ठीक है। समझ गए ये चीज़, सब कुछ क्लियर है सबको? समझ जाओ क्या, क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा? चलिए, इसको अब ऊपर करते हैं। दूसरा पेज निकालने का नहीं क्या? दूसरा पेज कैसे निकालो? एक ही पेज है, लगता है इसको ऊपर ही करना पड़ेगा, ठीक है, करती हूँ मैं, पढ़ाती, चलिए आगे। ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई पूरी। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम दोनों तरह के रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास जो हमारी है उसमें हम सिर्फ सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। जो कल की क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में करेंगे, और फिर 2-3 क्लास में ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, फिर क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो भी है हमारे पास, ठीक है, सब कुछ। बेटा एक बार आप डेडिकेटेड हो गए ना हमारे साथ, सब कुछ बहुत आसानी से होता है, ठीक है। चलिए शुरू करें। अब देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए शुरू करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से टाइप होते हैं, हम देखो वही पढ़ेंगे जो हमारी बुक में है, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड हमें बुक पे रहना है, एनसीईआरटी पे रहना है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा, तो हम फालतू की बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। ठीक है, तो क्या है हमारा दिया हुआ? सबसे पहला जो हमारा है, पहला वो है बाइनरी फिजन, जो अभी हमने देखा अमीबा में, इसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन। दूसरा क्या होता है,
याद रखना है, ठीक है। बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग, तीसरा पोरुलेशन, पोरुलेशन, इन सबको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अच्छे सुनोगे सब समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चौथा हमारे पास है रीजनरेशन, रीजनरेशन में हमारे पास है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, पांचवा है हमारे पास एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या हो रहा है? अरे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइटिंग तो ठीक है ना? ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक एक करके सब पढ़ते हैं डिटेल में, चलिए। इसको यहाँ कर लेती हूँ थोड़ा। चलिए, सबसे पहले हमारा है, ये क्या हो गया? ठीक है, शुरू करें, देखिए। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल ही लिखते हैं फिर डिटेल। एग्जाम्पल हमें याद रखना है बाइनरी फिजन में हमारे बुक में कौन कौन सा दिया गया है। अमीबा, अभी दिखाया मैंने आपको अमीबा का। दूसरा हमें गिवन है पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, दो है, दोनों याद रखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब डिटेल थोड़ा इसका पढ़ते हैं। निकले, ठीक है, चलिए। क्या है, क्या होती है बाइनरी फिजन में? मैंने क्या दिखाया आपको कि एक अमीबा था, डिवाइड होके दो अमीबा में बट जा रहा था, उसके बारे में थोड़ा लिख लें। क्या होता है? डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी हो रही है, पेरेंट की बॉडी ही डिवाइड कर जा रही है, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी, ठीक है। तो क्या कोई पेरेंट बचता है क्या फिर? नो पेरेंट, ठीक है, नो पेरेंट इज लेफ्ट, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं, नो पेरेंटल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज लेफ्ट, ठीक है। नो पेरेंटल आइडेंटिटी इज लेफ्ट, कोई भी पेरेंट बचता नहीं है। दूसरा क्या पॉइंट है हमारे पास? इसमें होता क्या है, उसका साइटोप्लाज्म कैसा डिवाइड कर रहा था? इक्वली डिवाइड कर रहा था ना, आधा आधा दोनों में बट गया था, दोनों डॉटर में, है ना। तो उसका डिवीजन क्या होता है? इक्वल डिवीजन ऑफ। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, बाइनरी फिजन में दो में बट रहे हैं लेकिन हाफ हाफ, ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो, ईच डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में बचता है। किसी को लग रहा है कि डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि देखो, आगे जाके उसे क्या करना है, आगे जाके उसे भी डिवाइड करना है, उसे भी प्रोड्यूस करने हैं अपने ऑफस्प्रिंग। तो एक फीमेल ही करती है ऐसा जनरली, है ना। तो इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं? डॉटर सेल बोल देते हैं, ठीक है। ईच डॉटर सेल ग्रोज रैपिडली
इनटू एडल्ट। ठीक है, जल्दी से बड़ी हो जाती है। ठीक है, समझ गए ये चीज़। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको पहले बना के दिखाया है। एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, उसका डायग्राम एक बार देखेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, अभी मे बी आज ना, लेकिन हम लोग क्लियर करेंगे उसको भी। ठीक है, उसके बाद पैरामीशियम का भी है। पैरामीशियम भी बाइनरी फिजन शो करता है, और ये चीज़ इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इस पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरा वाला हमारे पास क्या है? बडिंग। ठीक है, दूसरा बडिंग है, बडिंग इधर करते हैं। बडिंग बडिंग यहाँ पे बडिंग, एक बडिंग प्लांट में पढ़ना है, पढ़ेंगे, एक बडिंग पढ़ेंगे एनिमल में। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या होता है बडिंग का? अगर हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट तो वो नहीं ही है, बट इट्स मतलब वो एनिमल नहीं है, प्लांट तो नहीं है ना, फंगस है। ठीक है, क्या होता है? एक होता है ईस्ट, दूसरा क्या है हमारे पास? इन हाइड्रा। हाइड्रा सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, ये चीज़ ध्यान देनी है, सिर्फ बर्डिंग से नहीं, लेकिन वो बर्डिंग से भी रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए, ईस्ट एंड हाइड्रा देख लें, यहाँ पे एक बना के देख लें। ईस्ट बना के देखते हैं। जैसा देखो, ये ईस्ट है हमारे पास, बट जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया ना वो बना रही हूँ। ये एक ईस्ट है, एक ईस्ट। ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, छोटू सा कुछ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये क्या है? ये बर्ड निकल गया। ये एक पेरेंट ईस्ट है। ठीक है, अब इस ईस्ट पे ये क्या निकल गया है? ये है बर्ड। अब क्या करेगा ये बर्ड? टूट जाएगा, यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, और क्या करेगा? ये जाके आगे एक और नया बना दिया, दो अलग अलग बन जाएंगे। एक पेरेंट है, एक बच्चा है ना, तो हो गया बर्डिंग से। ऐसे ही हाइड्रा में भी होता है। जैसे ये हाइड्रा है, ये देखो, ये हाइड्रा है हमारे पास, ये यहाँ पे लगा है, अटैच होता है ये हाइड्रा है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड निकल जाएगा, इस तरह का निकल गया। क्या करेगा? टूट जाएगा, आगे जाके नया हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, ये क्या है? बर्ड। समझ गए ये चीज? देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेल डिवीजन से ही हुआ होगा, ये निकला होगा, लेकिन क्या हो रहा है? इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, अलग अलग है। पेरेंट की बॉडी भी बची हुई है, एक बच्चा भी है, इस और इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहला पेरेंटल आइडेंटिटी कंजर्व्ड, मतलब लेफ्ट, है ना। पेरेंटल आइडेंटिटी बची हुई होती है ना। उसके बाद नो अनइक्वल लिख सकते हैं। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, हमने देख लिया है एग्जाम्पल। आगे बढ़े। एक और हमारी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसमें लिख देते हैं स्मॉल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस।
अगर हम अपनी एनसीईआरटी को देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास एक और बर्ड दिया हुआ है। ये सारे एक्सटर्नली निकल रहे हैं ना, देखो बाहर बॉडी के निकल रहा है, अंदर तो नहीं है। एक इंडोजीनस बर्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हमने पहले पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड पेज निकालने का मुझे नहीं समझ आ रहा, इसको ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक इंडोजीनस बर्ड का एग्जाम्पल है हमारे पास, कौन सा बर्ड है? एक इंडोजीनस बर्ड का एग्जाम्पल है इंडोजीनस बर्ड है हमारे पास, यानी कि एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं क्या, इंटरनल बर्ड, बॉडी के अंदर इंटरनली, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा पढ़ा है ना, पॉरीफेरा का, पॉरीफेरा में क्या, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में क्या होते हैं, गिम्यूल्स होते हैं, जम्यूल्स होता है ना। एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है एनसीईआरटी में, अगर हम देखेंगे ध्यान से, मटके की तरह, मटके की तरह का एक स्ट्रक्चर दिया गया है इस तरह का, ठीक है, और ऐसा उसको घुमा दिया है, सही बना, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए, मतलब जो हमारा वो है बर्ड, ठीक है, बर्ड है यहाँ पे, बर्ड 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 बर्ड, बहुत सारे बर्ड है, ठीक है, बर्ड 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 बर्ड, बहुत सारा बर्ड है ना, इंडोजीनियस बर्ड। और क्या है यहाँ पे, जो कुछ यहाँ पे नुकीला नुकीला बना हुआ है इस तरह का, क्या होता है ये पॉलीपेरेंस में, क्या होता है, स्पिक्यूल्स होता है, नाम सुना है ना, क्या होता है ये, स्पिक्यूल्स, ठीक है। और ये क्या है, हमारा बर्ड है, और ये है किसका डायग्राम, जेम्यूल्स ऑफ, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एक, जेम्यूल्स ऑफ, देखो बेटा लोड नहीं लेना, आराम से बिल्कुल करते जाएंगे, सब समझ आते जाएगा, ठीक है। जेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस क्या होते हैं, पॉरीफेरेंस, ठीक है, इतना समझ आ गया ये चीज। इंडोजीनियस बर्ड भी एक समझ गए हम। हमारे क्या क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन देखिए, यहां से करते हैं 3 नंबर, बहुत ही आराम से समझेंगे स्पोरुलेशन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तब लिखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इनिशियली इसको पढ़ेंगे क्या, किसमें, अमीबा में। स्पोरुलेशन का एक कंडीशन है, स्पोर्स कब बनते हैं, स्पोरुलेशन कब होता है, इसका एक कंडीशन है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है। चलो हम पढ़ रहे हैं अभी किसमें, स्पोरुलेशन इन अमीबा में, ठीक है, अमीबा में पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, ध्यान से सुनना है, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अंडर, पहले समझा देती हूँ क्या होता है। अमीबा है ना, नॉर्मली डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, सब जी रहा है अपनी जिंदगी मस्त। अनफेवरेबल कंडीशन आ गए, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई जिनमें अमीबा का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो क्या करेगा वो, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। सिस्ट क्या है, अपनी बॉडी पे एक 3 लेयर कवरिंग बनाएगा, जैसे कि ऐसे अमीबा है ये एक नॉर्मल अमीबा है, ठीक है,
ये क्या करेगा, सिस्ट का फॉर्मेशन कैसा करेगा, ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इतना मोटा सा ये हो जाएगा, इस तरह का सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सिस्ट का फॉर्मेशन करने से क्या होगा, हाँ बाहर से बहुत हार्ड सी कर्विंग आ गई है, अब इसको बाहर की कोई चीज़ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अंदर अमीबा बना हुआ है, अब क्या करेगा अंदर बैठ के, क्या अंदर बैठे 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 क्या करे, रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा, ठीक है, मल्टीपल फिजन करके अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देगा। बहुत सारे स्पोर्स बन गए 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 बन गए, बहुत सारे मल्टीपल फिजन कर रहा है अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे, ठीक है। अब क्या करेगा, अब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा कि मतलब अब अमीबा अपनी ज़िंदगी जी सकता है। ये टूटेगा सिस्ट, अंदर के सारे स्पोर बाहर आएंगे, जर्मिनेट करेंगे, नए नए अमीबा बनेंगे, यही प्रोसेस है नॉर्मल, ठीक है। सॉरी, लिखवा देती हूँ उसको एक बार, चलिए इसको एक बार लिखते हैं, शुरू करते हैं, अंडर अन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, क्या करेगा अमीबा, फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर हार्ड सी कवरिंग एक बनाएगा, 3 लेयर हार्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सिस्ट। किसका बना हुआ होता है ये कवरिंग, अमीबा खुद से सिक्रीट करके बनाता है, बाहर से कुछ चीज से नहीं, ठीक है ना, अमीबा की ही सिक्रीशन से बनता है ये कवरिंग, ठीक है। चलिए 3 लेयर हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्ट। अंदर अमीबा बन चुका है, अब अंदर क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हाईलाइट करके लिख देती हूँ, ध्यान में रखना है बिल्कुल ही, पिंक से लिखती हूँ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, एनसिस्टेशन। किसका बना हुआ होगा ये सिस्ट, अमीबा की सिक्रीशन का ही, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ सिक्रीशन, सिक्रीट्स, ठीक है, समझ गए ये चीज। चलिए आगे बढ़े, ये एक हो गया कंप्लीट हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो फेवरेबल कंडीशन आ गया है, अब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स। अब क्या करेगा अमीबा, क्या करेगा, डिवीजन करेगा, कौन से डिवीजन से, डिवीजन बाय मल्टीपल फिजन, है ना, मल्टीपल फिजन से डिवीजन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इनसाइड ही, मतलब अंदर ही बताया ना कि सिस्ट के अंदर ही करना शुरू करें, इनसाइड सिस्ट, ठीक है। क्या प्रोडक्शन किसका करता है, जो स्पोर्स का मल्टीपल फिजन से डिवाइड कर रहा है, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, उस स्पोर को कौन सा क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ। अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडिया, तो उसी से रिलेटेड सूडोपोडियो पोर्स, समझ गए,
प्रोडक्शन ऑफ सूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है, याद रखना है। अब क्या होगा, अंदर ही सब कुछ चलते रह रहा है, अब क्या होगा, सिस्ट का वॉल ब्रेक होगा। अब लिखवाने की जरूरत नहीं है, या फिर लिखवा भी देती हूँ कि अब क्या हुआ, थोड़ा ऊपर कर लो उसको, थोड़ा सा ऊपर बस। क्या होगा देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लगता है, टक रहा है। अब क्या होगा, सिस्ट का जो वॉल है, सिस्ट वॉल ब्रेक। अब फेवरेबल कंडीशन आ गया तो अब अंदर क्यों रहेगा, अब तो बाहर घूमेगा ना, है ना। सिस्ट का वॉल क्या होगा, ब्रेक होगा। क्या होगा, जो स्पोर्स बने हैं स्कैटर हो जाएंगे। देखो एक एक वर्ड है एनसीईआरटी का पूरा, ठीक है, एकदम ध्यान से करना है। स्पोर क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड होंगे, और फिर क्या होगा, न्यू अमीबा का फॉर्मेशन। हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोरुलेशन पढ़ लिया है। अब स्पोरुलेशन में भी थोड़ा और है पढ़ना हमें, ठीक है। दो तीन तरह के और आते हैं हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा है क्लेमाइडोमोनास में, हमारे पास बुक में डायग्राम दिया गया है, जूस्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। एक जूस्पोरेंजियम का डायग्राम दिया है, उसमें से बहुत सारे जूस्पोर्स निकलते नजर आ रहे हैं, वो भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा। चलिए ड्रॉ कर ही देते हैं जब सब कुछ कर रहे हैं तो। हम्म दूसरा क्या है हमारे पास, अमीबा के बाद जूस्पोर्स इन क्लेमाइडो मोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। जूस्पोर्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। अभी यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको बस डायग्राम दिखाती हूँ बना के, और नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए डायग्राम में आपको बना के दिखाती हूँ। हमारे पास क्या होता है, एक जूस्पोरेंजियम होता है इस तरह का, ज़्यादा बड़ा हो गया, इस तरह का एक जूस्पोरेंजियम है, ठीक है। उसमें इस तरह के जूस्पोर्स भरे हुए हैं। वो फटा है और उससे से ऐसे बाहर आ रहे हैं, यही है, ठीक है। ये क्या है, जूस्पोरेंजियम। ये जो बाहर की कवरिंग है, और ये सारे क्या है, जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, समझ आ गया, नहीं दिख रहा है क्या कुछ। जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। जूस्पोर्स की थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना है कि ये स्पोर्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और कैसे होते हैं ये स्पोर्स, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला दिख रहा है लगा हुआ, फ्लैजिला है ना, क्या होता है इससे, यहाँ पे देखो फ्लैजिला लगा हुआ दिख रहा है। इससे क्या होता है, फ्लैजिला से मूवमेंट होता है ना, तो मोटाइल है। और एक और हमें पढ़ना है, तीसरा
कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स इसलिए बता रही हूँ कि इन सब का डायग्राम दिया हुआ है हमारे इस चैप्टर में, तो ध्यान से देखना है। कोनिडियोस्पोर्स इन फंगस में होते हैं। फंगस, एक पार्टिकुलर फंगस दिया हुआ है। कौन सा फंगस दिया हुआ है हमारे पास? पेनिसिलियम दिया हुआ है, पेनिसिलियम। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, इस तरह के हाइफी है, और यहाँ पे कोनिडियोस्पोर्स है, इस तरह का, ये इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ तक कंप्लीट। कोरिलेशन देख लिया सारा। इसके बाद क्या था हमारे पास? रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन देख लेते हैं क्या है। कितना नंबर है ये? चौथा। रीजनरेशन नहीं है यार, फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन कहाँ, किसका दिया गया है हमारे बुक में? जो एग्जाम्पल है, बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रा का, यानी कि हाइड्रा से भी वही फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन हम सबको पता है। एक फ्रैगमेंटेशन, कोई पैरेंट की बॉडी अलग अलग फ्रैगमेंट में टूट जाएगी, और क्या होगा? अलग अलग फ्रैगमेंट में पेरेंट की बॉडी टूट गई, और उन अलग अलग फ्रैगमेंट में से एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे। ठीक है, एक हाइड्रा का दिया हुआ है, और एक है एग्जाम्पल हमारे पास स्पाइरोगाइरा। हाँ, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा एल्गी होती है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये है हमारे पास स्पाइरोगाइरा, ये स्पाइरोगाइरा। ठीक है, क्या करेगा? फ्रैगमेंट में टूट जाएगा। ऐसे टूट गया फ्रैगमेंट में। अब इससे अलग अलग स्पाइरोगाइरा बन जाएंगे। ये क्या है इसके, इस स्पाइरोगाइरा के? ये स्पाइरोगाइरा है ना, स्पाइरोगाइरा। और ये क्या है उसके? फ्रैगमेंट। ठीक है, ये उसके फ्रैगमेंट हो गए। चलिए, समझ आ गया। अब क्या करेगा ये फ्रैगमेंट? आगे जाके एक नया स्पाइरोगाइरा बना लेगा। समझ गए ये चीज? चलिए, लास्ट बचा हुआ है हमारे पास कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसको भी कंप्लीट कर ले कि नेक्स्ट क्लास में कर ले? कर ही लेते हैं यहाँ पे, है ना, कर लेते। थोड़ी सी लंबी क्लास अगर होती है तो कोई दिक्कत, हालांकि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कर लेते जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऊपर नहीं जा रहा, ओ नो। काफी ज्यादा छोटा होते जा रहा है पूरा। चलिए यही पे कर ले। लाइट कट गई है क्या? यहाँ पे कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पांचवा जो हमारा है, फिफ्थ नंबर है हमारा पास। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब क्या होता है? फैलना। वेजिटेटिव मतलब फैलना नहीं, मतलब एक तरह से मूवमेंट। ठीक है ना, वेजिटेटिव मतलब कि एसेक्सुअली। ठीक है, चलिए। इसकी जो यूनिट होती है जिसकी मदद से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर पाते हैं, मैं दिखाऊंगी किस किस में कर पाते हैं, लेकिन जो इसकी यूनिट होती है, यानी कि यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? उसको कहते हैं हम लोग
वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहता है, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कुछ भी हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, यहाँ पे हमें नहीं देखना है रूट, ठीक है, रूट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, स्टेम का देखें, स्टेम का देखते हैं। स्टेम में कौन कौन से पढ़ना है हमें, यहाँ पे लिखती हूँ मैं स्टेम का, जो हमारे बुक में अभी दिया गया है वही देखेंगे सारे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है पोटैटो, डायग्राम बुक से देखेंगे या फिर मैं ड्रॉ करती हूँ। पोटैटो, पोटैटो की ये आईज है, तो पोटैटो में क्या है, ट्यूबर, ये भी स्टेम है ना, हमें तो पता ही है कि पोटैटो स्टेम है। ट्यूबर किस में होता है, पोटैटो। उसके बाद क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है राइजोम, जैसे ये बात करते हैं हम अदरक, ऐसा होता है। अगर इस ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कुछ, ऐसा होता है यार, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा, समझ आ रहा है। मान लिया ये अदरक है, ठीक है, क्या टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, क्या होते हैं इसमें, ये नोट्स है ना, क्योंकि एक स्टेम है, ये सारे क्या होते हैं इस तरह का, देखते हैं ना हम लोग अदरक में, ये स्टेम है, ये इसके नोट्स है, ये जो ये नोड्स हैं, ये नोड नोड, बीच वाला हिस्सा इंटरनोड, ठीक है। तो इनकी नोड्स पे से क्या रूट निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इनको, जो भी रूट रेडिकल को छोड़ के किसी अलग पार्ट से निकल रही है, यहाँ से इसमें तो रूट निकलने शुरू हो जाएगी, जो भी रूट रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी और पार्ट से निकल रही है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, राइजोम, राइजोम, राइजोमिन, इसका एग्जाम्पल है जिंजर। दूसरा इसका एग्जाम्पल हमारे बुक में दिया गया है बनाना, ठीक है, बनाना दिया गया, हो गया। उसके बाद है हमारे पास ठीक है, स्टेम में कहाँ से, न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम, हमेशा नोड से निकलता है रूट, यदि ध्यान रखना है, ठीक है। ये नोड है ना, नोड से रूट निकल रहा है, नोड्स से, ठीक है। स्टेम में कहाँ से निकलेगा, नोड से रूट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिया गया है ऑफसेट, हमारे पास आइशोर्निया का प्लांट होता है जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, है ना। क्या किया था, उसको लाया गया था इंडिया में क्योंकि उसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते थे, तो ऑर्नामेंटल पर्पज से लाया गया था। लेकिन हुआ क्या कि वो इतना फास्ट डिवाइड करता है ना वेजिटेटिवली अपने ऑफसेट से, जैसे कि एक प्लांट हो गया ये आइशोर्निया का, मान लिया एक प्लांट है आइशोर्निया का, ठीक है, ये ऐसा प्लांट है, प्लांट पानी पे है, रूट है इसका, ये क्या करेगा, ये ऑफसेट है इसका मोटा सा, यहाँ पे जाके दूसरा प्लांट उगाने लग जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। क्या है ये चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस चीज को बोलते हैं
ऑफसेट, ऑफसेट बोलते हैं, किस में प्रेजेंट होता है ऑफसेट? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या की स्पेलिंग देख लेना, ऐश्वर्या की स्पेलिंग, ठीक है। इसको कहते हैं, एक और चीज कहते हैं वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसने बहुत तबाही मचा के रख दी थी। क्या किया था कि इतना फास्ट डिवाइड कर रहा था ना, पूरे वाटर बॉडी पे फैल जाता था, पूरे वाटर बॉडी पे फैल गया तो ऊपर से ऑक्सीजन मतलब बहुत ज़्यादा फैल गया है, बहुत ही ज़्यादा। तो जो बैक्टीरिया है उनको इनको डिजॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वो यूज़ कर ले रहे हैं। तो जो बाकी के एक्वेटिक प्लांट और एनिमल है ना, उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ मिला ही नहीं, सारी मछलियाँ मर गई, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला, सारी मछलियाँ मर गई उनकी वजह से। तो इसने बहुत तबाही मचा के रख दी थी, ठीक है। हो गया, ऑफसेट पढ़ लिया हमने, राइजोम पढ़ लिया, ट्यूबर पढ़ लिया, अंडरलाइन कर देती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारा एक दिया हुआ है बल्बिल, बल्बिल जो कि अगेव में होता है, याद रखना है, ठीक है। सकर गिवन है, सकर का एग्जाम्पल है क्राइजैंथेनम, याद रखना है, ठीक है। बस याद रखते जाना है, ये सब इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है तो डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है। हमारे पास दिया हुआ है रनर, रनर ये क्या है? ग्रास, ठीक है, ग्रास में प्रेजेंट होता है रनर। एक और चीज गिवन है बल्ब, बल्ब क्या होता है? जैसे कि ये अनियन है, मान लो ये अनियन है, यहाँ पे कुछ लगा होता है डिस्क टाइप का, यहाँ से रूट निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं? बल्ब। किस में प्रेजेंट होता है? बल्ब प्रेजेंट होता है गार्लिक एंड अनियन, समझ गए? समझ गए ये चीज? आगे बढ़े, स्टेम पढ़ लिया, स्टेम के बाद क्या पढ़ेंगे? लीफ का दिया हुआ है हमारे पास, स्टेम के बाद ये बना लीफ, स्टेम के बाद हमारे पास दिया हुआ है लीफ दिया हो गया है, और एक दिया हुआ है कुछ शायद, और कुछ तो नहीं छूट रहा है बेटा, ठीक है, तो लीफ ही दिया हुआ है, ठीक है। लीफ देख लेते हैं, लीफ कैसा, जैसे ब्रायोफिल्म का लीफ होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता, इस तरह का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना, ये लीफ है। इसका जो ये पोर्शन है ना, यहाँ से न्यू लीफ निकलने लग जाते हैं, रूट रूट निकलने लग जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो इसको यूज़ किया जाता है किसमें? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, नए प्लांट को उगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ठीक है, समझ गए? अब कुछ नहीं है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई थी एनसीईआरटी में, जो आपको देख के मैं बताती हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो दी गई हैं, कुछ बताना था वो मैं थोड़ा बताती हूँ। कहाँ चला गया? एक मिनट बेटा,
बस 1 मिनट बता रही हूँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात। एनसीईआरटी बुक का इम्पोर्टेंट जो था बता रही हूँ 1 मिनट में बस। और इसमें तो है ही नहीं, वो हम लोग कर लेंगे, बस इतना ही। तो यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस यहीं तक आज। थैंक यू।